Can you be charged for rape if you back out from marriage? That's the question floating in minds of several young men today who may be contemplating to end a relationship even if it is due to non-compatibility. In today's video, we shall be speaking to a lawyer from Bengaluru who represented a young merchant navy man who was falsely accused of rape on promise of marriage by his ex-fiancée. Not just the man, but the ex-fiancée even dragged his parents, his married sister, and his sister's husband on charges of cheating. The Karnataka High Court quashed this matter in June 2024, and now in February 2025, the Supreme Court has refused to hear this case ahead, dismissed the same, and honorably acquitted the man and his family. Let's watch this interview. तो आज हमारे साथ बैंगलोर से है एडवोकेट राहुल कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने ये पूरा केस स्टार्ट टू फिनिश हैंडल किया है. वेलकम राहुल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू. राहुल जी, पहले से बताइए ये केस क्या था, आपके पास कैसे आया और इसमें क्या मुद्दा था, क्योंकि ये बेसिकली अरेंज मैरिज था और ऐसे भी नहीं था कोई लव मैरिज है जिसमें लड़की ने कोई इल्जाम लगा लिया है. तो थोड़ा पहले से बताइए क्या केस था. मैम, एक्चुअली हमारे देश का जो लॉ है ना, वो वन साइडेड लॉ है. हमारे कंट्री में जो लॉज जो भी बनाए गए हैं वो ये देख के बनाए गए कि यहाँ पे आदमी को कैसे प्रताड़ित करना है. इसी तरीके के हमारी कंट्री में लॉज है. हम लोग कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है, आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, लेकिन इंडियन लॉज ऐसा नहीं मानते. हमारे लॉ मेकर्स भी जब लॉ बना रहे थे तो उन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, और रिसेंटली भी जो लॉज अभी रिसेंट अमेंड हुए उसमें भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया. तो उन्हीं लॉज का मिसयूज करने का एक प्रोसेस बन गया. जो सही लड़कियां हैं जिनके साथ एक्चुअल में इस तरीके की घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, वो लड़कियां एक्चुअल में आवाज उठा नहीं पाती हैं. लेकिन जिन लड़कियों को एक्सटॉर्शन गैंग चलाना है, जिनको पैसे वसूलने हैं शादी के नाम पर या रिलेशनशिप के नाम पर, उनके द्वारा इन कानूनों का मिसयूज किया जाता है. अगर इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में इनकी मैट्रिमोनियल साइट से मुलाकात होती है, दोनों लोग मिलते हैं और दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आगे चल के शादी के बंधन में बंधेंगे. यहाँ तक की तो चीजें बहुत पवित्र रही. चलो ठीक है, दोनों लोगों ने मुलाकात करी, बातचीत हुई और परिवार के साथ मिलकर अरेंज मैरिज करने का डिसीजन लिया. आज के जमाने में वो अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायी बात हो सकती है. लेकिन कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है. ट्विस्ट ऐसे आ जाता है कि लड़की की जिस दिन एंगेजमेंट होती है उस लड़के के साथ, लड़का नेक्स्ट डे निकल जाता है, वो यूएसए चला जाता है, अपनी शिप पर चला जाता है, क्योंकि ही वाज वर्किंग इन मर्चेंट नेवी. अब यूएसए चला गया, वहां से लौट के कुछ टाइम बाद आता है. इस दौरान लड़की उसको लगातार एक्सटॉर्ट कर रही होती है. पैसे लेना, टॉर्चर करना, मेंटल एगोनी, मेंटल पेन, जितनी सफरिंग वो दे सकती थी. महिला होने का फायदा नहीं कहूंगा, महिला प्रभावी कानून होने का फायदा जितना वो उठा सकती थी वो उठा रही थी. उससे रेगुलर बेसिस पे पैसे लेना, उसको धमकाना, थ्रेट करना, फैमिली को थ्रेट करना, ये सारा प्रोसेस उसके द्वारा किया जा रहा था. अब जाहिर सी बात है, हर आदमी का एक पेशेंस होता है. पेशेंस लेवल टूटेगा तो आदमी डिनाई करेगा, भाई हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे चीजें. उन्होंने क्या किया, उन्होंने धमकाया कि आई विल फाइल सूट अगेंस्ट यू. इन्होंने केस भी इनके अगेंस्ट कर दिया 7 मंथ लेटर. और घटनाक्रम किस दिन का दिखाया, इन्होंने घटना दिखाया कि जिस दिन इन्होंने एंगेजमेंट सोलमनाइज करी थी उसी दिन इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप कर लिया, वो भी इनकी मर्जी के खिलाफ. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर घर में 50 लोगों की गैदरिंग है, आपके घर में फंक्शन है, एक अननोन लड़की ही कहूंगा उसको, क्योंकि भाई आप शादी करने अभी नहीं आई हो, शादी करके अभी आप सिर्फ एंगेजमेंट कर रही हो. आप प्रैक्टिकली ये सोच लीजिए पॉसिबल ही नहीं है. ना उसकी फैमिली अलाउ करेगी कि दोनों लोग बैठे एक साथ, ना लड़के की फैमिली अलाउ करेगी. उन्होंने उसी दिन का हवाला देते हुए एफआईआर लॉन्च करा दी कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप किया, वो भी 7 महीने बाद. अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम थी, इनकी सिचुएशन बुरी हो गई थी, तो इनको इमीडिएटली पुलिस के पास जाना चाहिए था, तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी. इस डिले को जस्टिफाई नहीं कर पाई. इसी वजह से हाईकोर्ट ने इनके केस को क्वेश किया. इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए, इसीलिए हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई आप उस डिले को जस्टिफाई नहीं कर पाई, आप ये नहीं बता पाई, ये कोर्ट को ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई कि आपके साथ उसी दिन कैसे ये सारी चीजें हो गई. ये मेन ब्रीफ इस केस का यही है. अगर आप बोल रहे 7 महीने बाद गई है तो ना कोई मेडिकल होगा और भी कोई एविडेंस नहीं है, जो वो बोल रही है उनका वर्ड फाइनल है बेसिकली. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो रेप के मैटर्स हैं, बेसिकली
उसमें क्या होता है कि पुलिस ने किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। वो इन्वेस्टिगेशन कर्जरी सुपरफिशियल मैनर में करते हैं। मैं कहूं कि जैसे मैं अभी आपके पास इंटरव्यू कर रहा हूं अपनी कार में बैठ के, वैसे ही करते हैं वो पुलिस स्टेशन में बैठ के। मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहा, मैं कोर्ट में था, पार्किंग में आया, कार में बैठा, इंटरव्यू देने लगा। उसी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि आईओ स्पॉट पर नहीं जाना चाहता है, नक्शा नजरी नहीं बनाना चाहता है, लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता है, स्टेटमेंट नहीं लेना चाहता है ना। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर क्या है कि रेप के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट हमारे इंडियन लॉज में नहीं निर्धारित है। कोई भी लड़की, लेट्स से मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, 10 सालों से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना चाहता हूँ। अब अचानक से वो लड़की बदल जाती है, वो कहेगी दैट मिस्टर राहुल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड विद यू। मेरे पास किसी तरीके के राइट्स नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर सकूं। लेकिन वो लड़की अगर, हाँ, जेंडर न्यूट्रल नहीं। मेरी पीएचडी का टॉपिक भी यही है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज की जरूरत हमारे देश में क्यों है। अब वो लड़की मेरे खिलाफ केस कर सकती है, 10 साल बाद मेरे खिलाफ केस कर देगी, 15 साल बाद केस कर देगी। और हमारे देश के जो लॉज की मैं बात करूं, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए एडवांटेज लिया जा रहा है और लड़कों के अगेंस्ट ये डिसएडवांटेज है। भाई अगर एक प्रोसीजर बना दिया जाए कि आप इतने सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रेप केसेस नहीं कर पाएंगी, आपको ये एविडेंस लाके देना पड़ेगा। आपको जो लड़के की सबसे बुरी बात इसमें क्या है ना, कि अगर आप बतौर लड़का आपके पास एविडेंस है, मान लीजिए आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, चैट है, आपके पास ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट है, अगर आप उसको आईओ को देते हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते भी हो, तब भी उसको वो केस डायरी में इंक्लूड ही नहीं करता। अब जब मेरे एविडेंसेस केस डायरी में गए ही नहीं, तो कैसे मेरे फेवर में चीजें आएगी। तो जो आईओ ने लिख दिया, कोर्ट भी उसी को कह देती है कि ये परम सत्य है, इसी से आगे बढ़ो। ये सारी राहुल जी, चीजें मुझे एक बात बताइए, मुझे इसमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि लॉ इस तरह से बनाया गया है कि जब भी कोई लड़की या औरत पुलिस स्टेशन जाती है रेप एफआईआर फाइल करने, तो ये मैंडेटरी है कि पुलिस को वो फाइल करना ही करना होगा। उसके पुलिस के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं रीजन है इसके ना पीछे है कि एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होंगे, 7 साल से ऊपर की सजा वाले प्रावधान जिन कानूनों में है, उनमें पुलिस को इमीडिएट बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। पुलिस का काम है कि एफआईआर रजिस्टर करके वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर मैनर में इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर मैनर में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे तथ्यों को संकलित करे। सारे तथ्यों को संकलित करने के बाद अगर मैटर एफआईआर लगाने वाला है, फाइनल रिपोर्ट लगाने वाला है, तो फाइनल रिपोर्ट लगाए, अदरवाइज चार्जशीटेड कर दे। लेकिन पुलिस ये डिसाइड करके बैठती है कि मुझे इस मैटर में इस व्यक्ति को चार्जशीटेड ही करना है। एफआईआर हुई, आप मानिए कि 0.1% ही मैटर्स में एफआईआर लगती है, अदरवाइज व्यक्ति चार्जशीटेड ही हो जाता है। ये समस्या है। तो पुलिस ने एफआईआर लिख देना है जी। राहुल जी, एक इसमें बताइए, इसमें पुलिस का क्या रोल है? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ करप्शन? मैम, पुलिस का रोल तो सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि इनको लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग है। ये कहते हैं कि अगर आप किसी दरोगा के पास जाएंगे, यानी सब इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, कहेंगे साहब इस लड़की ने मेरे अगेंस्ट रेप के एलिगेशन लगा दिए, आप ये सारे एविडेंसेस मेरे जो है आप केस डायरी में लगा दीजिए। तो आईओ कहेगा भाई साहब देखो, एसएचओ नहीं मानेगा, एसएचओ के बाद कहेगा कि जो है एसीपी नहीं मानेगा, एसीपी नहीं मानेगा, फिर सीपी साहब नहीं मानेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरी नौकरी पे बात आएगी। नौकरी पे बात इसलिए आएगी क्योंकि महिला है ना, उसके पास रास्ता है, 10 रास्ता है। वो एडिशनल के पास चली गई, एसपी के पास चली गई, डीजीपी के पास चली गई, थाने पे बैठ गई, वो पता चला पेट्रोल का बोतल लेके गई, खुद पे छिड़क लेगी, कहेगी मैं खुद पे आग लगा लूंगी। ये होता है यूपी में, सबसे ज्यादा होता है ये। वो कहेगी कि मैं आग लगा लूंगी, दरोगा मेरी एफआईआर लिखो। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं कि वो एफआईआर ना लिखे, उसके फेवर में चार्जशीट ना लगाए। वो अगर वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर ही एलिगेशन लगा देगी, वो कह देगी कि भैया मेरे मैटर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहां जाएगा? उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी, वो भी जेल चला जाएगा। ये सारी चीजें जो आप डर का माहौल वाली बात कर रही हैं, मैं एज अ लॉयर एक केस को मैंने रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और एकदम पुलिस स्टेशन लेवल पर भी। अब यकीन मानिए कहानी यहाँ पर है कि एज अ लॉयर आई वाज थ्रेटेन्ड बाय ए लेडी कि वकील साहब इस मैटर में अगर आप ज्यादा उड़ेंगे तो आई विल फाइल केस अगेंस्ट यू आल्सो। तब आप कहाँ जाएंगे बताइए? ये चीजें होती हैं। तो सबसे गंदी कंडीशन ये है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है इन सब मैटर्स में, जो नेता लोग अपनी नेतागिरी दिखाने चले जाते हैं कि हम जो है महिला के फेवर में जाके बोल देंगे तो इसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी, हमको वोट मिल जाएगा, या फिर समझ लीजिए कि लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, या प्रोसीजरल नॉलेज की बात कह लीजिए।
ये सब चीजों की वजह से ही ये प्रॉब्लम चली आ रही है। और जो जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इनके ऊपर कोई देखरेख करने वाला नहीं। पुलिस स्टेशन में कितनी ब्रुटैलिटी इंसान के साथ होती है आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब किसी लड़के के ऊपर एलिगेशन लग गया तो मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन चल जाती है कि 10 सालों से करता रहा दुष्कर्म, ऐसी ऐसी हेडलाइन छप जाएगी। मीडिया लोकतंत्र का पिलर है, इंपॉर्टेंट पिलर है। जैसे जुडिशरी पिलर है, वैसे मीडिया भी एक पिलर है। मीडिया इतनी रिस्पॉन्सिबल आज की डेट में हो गई कि वो लोग छाप देंगे, लिख देंगे और एक इंसान का पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। अब लोग कोर्ट में काम करते हैं, लोग कहते हैं साहब जी, मैं बोल रही हूँ पहले दिन से लड़के का नाम वायरल हो जाता है, मीडिया उसको छाप देती है, अभी तक वो कन्विक्ट भी नहीं हुआ है। और आप जो लड़की की आइडेंटिटी है, अगर वो केस गलत भी है फिर भी उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहती है और लड़के का नाम आप पूरा वायरल कर देते हो। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सारे केसेस में। जजमेंट आने से पहले जजमेंट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल जी दोबारा इस केस पे आते हैं। जब ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट में गया और अब आप बोल रहे हैं एक लॉ है कि पुलिस को फाइल करना ही होगा एफआईआर, तो एक लॉ है जहां पे पुलिस को केस फाइल करना ही करना है और चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब ये केस आता है हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो वो किस तरह से देखते हैं इस केस को? क्या वो हर केस को अलग अलग तरीके से देखेंगे या एक कोई बेंचमार्क है कि भाई ये तो रेप नहीं है, यू नो दिस इज मिसयूज ऑफ लॉ? किस तरह से ये जजेस व्यू करते हैं इन केसेस को? मैम देखिए, जजेस क्या होता है कि एक्चुअल में दे आर गॉड। मैं सच कहूं तो दे आर गॉड। ऐसा नहीं है कि जजेस काम नहीं करते या जजेस जो है पार्शियल हो जाते हैं या बायस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटा होता है कि उनके फॉर्मेट में जो, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। कभी कभी कुछ जजेस की हम लोग बेंच में 2 मिनट की आर्ग्यूमेंट करते हैं, बेल हो जाती, किसी किसी के यहाँ 2-2 महीने आर्ग्यूमेंट करते हैं, बेल नहीं होती। तो हर जज का वे ऑफ थिंकिंग, एनालिसिस का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका और हमसे एज अ लॉयर जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है। तो जजेस बैठे हैं एक्चुअल में न्याय करने के लिए और न्याय होता है। और ये केस अपने आप में बताता है कि जजेस ने एक्चुअल में न्याय किया। पुलिस ने कर्जरी बैनर में चार्जशीट फाइल कर दी, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचे ये लोग, पिटिशनर और उनकी पूरी फैमिली कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने क्या कहा, भाई इंगेजमेंट वाले दिन ही कैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है? जो मैंने शुरुआत में बताया, कोर्ट ने यही कहा कि इंगेजमेंट के दिन ही सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, पहले दिन ही सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा। आपने क्लियर कट जो है लॉ का मिसयूज किया हुआ है। इंटेंशन आपका लॉ का मिसयूज करना था, इसीलिए आपने 7 महीने बाद इनके ऊपर एफआईआर लिखवा दी। आपने उस डिले को जस्टिफाई नहीं किया। और जो पिटिशनर था उसके इंटेंशन को भी कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने कहा कि इसका इंटेंशन शुरू से आपसे शादी करने का था। अगर वो शादी करना नहीं चाहता तो आपके साथ वो इंगेजमेंट नहीं करता, हो सकता है आपका सेक्सुअल इस्तेमाल करके छोड़ देता। कोर्ट ने ये फाइंडिंग्स दी कि भाई वो इंगेजमेंट उसने इसीलिए सोलमनाइज करी थी क्योंकि उसको शादी करनी थी। आपने जो है इसका मिसयूज किया, आपने 7 महीने बाद एफआईआर लिखाई। और अगर आपको जो है उसने थ्रेट किया था, उसने आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स किया था, तो किसी प्रकार की आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थे, किसी प्रकार के एविडेंसेस होने चाहिए थे, कोई मैसेजेस होने चाहिए थे और इनिशियल स्टेज पर ही आपको कंप्लेंट करना चाहिए था। ये सारी चीजें आप नहीं दे पाई कि इंटरकोर्स हुआ था। तो कोर्ट ने ये फाइंड किया कि इंटरकोर्स, फोर्स्ड इंटरकोर्स से रिलेटेड इनके पास किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इनके फेवर में उस पर्टिकुलर चार्जशीट को क्वेश कर दिया। और यही नहीं लड़की रुकी थी, इस लड़की ने इनकी पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट कर दिया। जो पिटिशनर था, पूरी फैमिली, पूरा परिवार। अब आप सोचिए, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो उसमें मेरे दीदी जीजा का क्या रोल है, जो मेरे घर पे रहते ही नहीं है? उनका नाम आप एफआईआर में डाल दे रहे हो, उनके ऊपर आप एलिगेशंस लगा दे रहे हो, उनको आप चौपट कर दे रहे हो। ये सारी चीजें, तो कोर्ट ने बहुत फैंटास्टिक काम किया। और इस जो प्रोसीजर को कोर्ट ने अपनाया, जो पर्टिकुलर एफआईआर को कोर्ट ने क्वेश किया, मैं पर्सनली बताऊं, आई फील रियली प्राउड ऑन जजेस कि उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। कम से कम सोसाइटी में मैसेज जाए कि हाँ, लड़के लड़ सकते हैं, उनके लिए भी जजेस बैठे हैं, अगर उनके लिए कोई लॉ नहीं आया है तो। ये सारी चीजें नहीं, और कोर्ट ने इसमें फैंटास्टिक काम किया। राइट राहुल जी, आई थिंक इसमें एक थोड़ा सा जो एडवांटेज था लड़के को, वो ये भी था कि वो विदेश में काम करता था, वो इंडिया में रहता ही नहीं था, तो तुरंत एंगेजमेंट के बाद वो निकल गया था। तो वो भी एक एविडेंस बन गया था कि वो इंडिया में था ही नहीं। तो लड़की के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, उसको भी बस वही एंगेजमेंट वाला दिन मिला, तो उसने वो उठा के डाल दिया। अगर मान लो वो 7 महीने तक वो इंडिया में ही होता
तो आई थिंक तब वो जेल में होता, तब वो जेल में होता। और सबसे बड़ी बात क्या होती कि मैम, जिस केस में लॉयर्स और पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है ना, वो केस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस एफआईआर में लॉयर या पुलिस आ गए, वो हम लोग एफआईआर पढ़ते ही जान जाते हैं कि ये एफआईआर पुलिस वाले ने लिखाई है कि वकील ने लिखाई है। तो इस एफआईआर को इनके वकील ने लिखवाई, इसीलिए इनका केस डिस्ट्रॉय हो गया। इन्होंने उसी दिन का घटनाक्रम दिखाया और नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट है, बेचारा अपनी बोर्डिंग करने जाएगा, अपने बैगेजेस को बांधेगा, भागने की कोशिश करेगा कि वहां बैठ जाएगा। ये सारी चीजें रही इस केस की मैम। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि ये कर्नाटका हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो लास्ट जून 2024 में आई थी। उसके बाद ये जो विक्टिम है, इन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो बहुत खुश थे कि मेरा हो गया, मैं एक्विट हो गया हूँ और उन्हें लगा कि मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया कि ये जो लड़की है अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है इस ऑर्डर को या इस जजमेंट को कंटेस्ट करने के लिए। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा इसमें फैसला दिया है, जो मैं चाहती हूँ राहुल जी आप बताएं। मैम, पहली चीज तो ये कलेक्टिव टीम एफर्ट है, मैं खुद को क्रेडिट नहीं दूंगा इस चीज में, हमारी टीम का एफर्ट है। मिस्टर एन त्रिपाठी फैंटास्टिक काम किया उन्होंने, दिव्या ज्योति मैम बहुत फैंटास्टिक काम किया, मैंने जो किया सो किया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट था हमारी टीम का, इसीलिए ये केस क्वैश हुआ। रीजन इसके पीछे था, सुप्रीम कोर्ट में ये आती हैं, हम लोग इसको दिसंबर में फाइल करते हैं, फाइनली फेब में जजमेंट आ जाता है। दोनों पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट सुनती है और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, क्योंकि सारे फैक्ट्स तो बदल नहीं जाने, और अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे रखा है तो हाई कोर्ट ने सोच समझ के डिसीजन दिया। कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया कि हमें नहीं सुनना इस मैटर को, हमें पता चल गया कि क्या मैटर है एक्चुअली, और एग्जैक्ट मैटर को कोर्ट ने तुरंत डिसमिस। तो डिसमिसल कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए बहुत बुरा होता है, तो हम लोगों के लिए डिसमिसल बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बोला, जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इटसेल्फ इतना इलेबोरेट था, उसमें बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया था कि क्यों ये एक्विट हो रहे हैं। सो आई थिंक उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे सुनने के लिए ही उसको डिसमिस कर दिया। वो बोले हम सुनेंगे ही नहीं इस केस को। Exactly. लास्टली राहुल जी मुझे एक बात बताइए, जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है, स्पेशली वो 25 to 35 के एज में है, और सभी लड़कों की ऐसी एज है जहां पे वो भी अरेंज मैरिज कर सकते हैं। अब वो बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि जब ये केसेस आते हैं, जब ये केसेस पढ़ते हैं, उनको लगता है मतलब अरेंज मैरिज अभी तो हुई नहीं है, अगर एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में कुछ भी इश्यू होता है तो क्या हम बैकआउट नहीं कर सकते? क्या हमारे ऊपर भी रेप केस लग जाएगा? तो इसमें लड़के क्या कर सकते हैं? लग जाता है, बहुत सारे केसेस में कर रहा हूँ जिनमें एक्चुअल में लग जाता है। कई ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर रेप केसेस लग गए, तो लग जाता है। लड़कों को करना क्या है मैम, देखिए लॉ तो कुछ सेटल लॉ है नहीं हमारे लिए, किसी भी तरीके की हमारे पास प्रोविजन नहीं। बस हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारी चैटिंग्स है, उनको हम अपने पास प्रिजर्व करके रखें, जो हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखें। लड़कियों के द्वारा एक बहुत मेजर एलिगेशन लगाया जाता है कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, और शादी अगर एंगेजमेंट के बाद किसी रीजन की वजह से टूट जाती है तो उनके द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि ये मुझसे 20 लाख मांग रहे थे, 25 लाख मांग रहे थे और मैं नहीं दे पाई, इसलिए इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करके छोड़ दिया। अब ये भी देखना एक बहुत दिलचस्प चीज है कि जो आदमी कह रहा है कि वो शादी में 50 लाख इनको दे रहा था, 60 लाख दे रहा था, उसकी हैसियत है 50 लाख देने वाली, उसका लास्ट 3 इयर्स का ITR क्या है ये भी तो देखना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि जो हम लोग FIR पढ़ते हैं तो बड़ी हंसी आती है, लोग लिखते हैं कि 50 लाख मांगा इसलिए शादी तोड़ दिया और उसमें रेप भी लगा दिया। तो लड़कों के लिए ये कि भाई अगर वो कह रही है कि मुझसे इतना दहेज मांगा और उसके बाद मेरे ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो आप भाई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखो, जो सामान ले रहे हो या दे रहे हो प्रॉपरली उसका वीडियो बनवाओ और उनको ईमेल पे भेज दो। आजकल ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल पे भेज दो कि जो तुम दे रहे हो मुझे, वो सारा का सारा प्रोडक्ट आप अपनी बेटी के फेवर में दे रहे हो या मुझे एज अ गिफ्ट दे रहे हो, मैं डाउरी नहीं ले रहा हूँ, न डाउरी की हमारी कोई डिमांड है। और अगर किसी प्रकार का रिलेशनशिप बना भी है तो ये भी आप उनसे कंसेंट ले लो कि भाई आप ये मुझे लिख के दो कि आप मेरे साथ कंसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही हो, अगर इन केस हमारी शादी टूटती है, नहीं हो पाती है, तो यू विल नॉट क्लेम फॉर एनीथिंग, ये लिखा लो। इससे होगा बहुत कुछ। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ होता है। अब जैसे मान लीजिए इनिशियल स्टेज पर ही कई लोगों की शादी तय हो जाती है, फिर धमकियां मिलने लगती हैं उल्टा कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तो अपने यहाँ के कंसर्न SHO और कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भेज दो। हैंड्स आप बाय हैंड देने जाओगे वो लेंगे नहीं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए अपने नियरेस्ट
पोस्ट ऑफिस जाके अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करो कि भाई इनके साथ हमारी शादी तय हो रही है, हमको थ्रेट कर रही है कि रेप एलिगेशन लगा देंगे अगर हमारी इलीगल डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे। तो आप एप्लीकेशन कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस को और कंसर्न एसएचओ को भेज दीजिए और उसकी रिसीविंग अपने पास रख लीजिए। इन केस अगर कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपको बेल में हेल्प तो मिलने वाली है, बेल में या एफआईआर क्वेश्चनिंग की स्टेज पर आपको मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लड़कों को कहूंगा, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स मत करना मैसेजेस में। अगर आप अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स मैसेजेस में करने लगोगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, उसको वो दिखा देंगे कि मुझे प्रोवोक कर रहा था, तो प्रॉब्लम और हो जाएगी। डायरेक्ट कन्फर्ट आर्ग्यूमेंट्स करने से हमें बचना है इन सब मामलों में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। राहुल जी, फिर तो शादी का क्या मतलब है? बिकॉज हर चीज अगर हमें एविडेंस बनानी है इवन बिफोर मैरिज, बिल्कुल ही जो इमोशनल बॉन्ड है, जो जो एक रिलेशनशिप होती है, वो तो बिल्कुल आज मैकेनिकल हो चुकी है। सारा टाइम लड़के यही सोचते हैं कि कोई केस ना हो जाए और मैं बिल्कुल उस हिसाब से चलूं। तो मामला काफी बुरी तरह से खराब हो चुका है। मैम खराब है, मैं खुद विक्टिम हूँ इस चीज का। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है लेकिन मैं विक्टिम हूँ इस चीज का। होती है चीजें, तो एविडेंस तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं रहेंगे तो कोई भी मैं उठा के कभी भी जेल में डाल देगा। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन राहुल जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी पूरी डिटेल जजमेंट दी है। इसका मतलब ये है कि द मैन वाज इनोसेंट एंड नाउ ही इज एक्विटेड एंड द गर्ल हैड फाइल्ड फॉल्स केस। अब इस केस में क्या लड़का उस लड़की के अगेंस्ट कोई केस कर सकता है? क्योंकि इसने उसके पूरे 2 साल खराब कर दिए हैं, उसका रेपुटेशन खराब किया है, उसका नाम तो अभी तक मीडिया में पब्लिक नहीं है, इस लड़के का नाम पूरे मीडिया में छपा हुआ है, तो क्या वो उसके ऊपर कोई केस कर सकता है? बिल्कुल केस कर सकता है। 182, 211 आईपीसी में इनके अगेंस्ट केस कर सकता है फॉल्स केसेस करने के लिए। उसके लिए इनको कन्विक्शन भी हो सकता है, और जो पैसे इस लड़की ने ले रखे थे इनसे, उसके लिए रिकवरी सूट दाखिल कर सकता है, डेफेमेशन का केस कर सकता है, सिविल सूट फॉर डैमेजेस डाल सकता है। जितने फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे उन सबके बेसिस पर सेपरेट इनके ऊपर डेफेमेशन डाले, फॉल्स एविडेंस देना पुलिस को, फॉल्स एप्लीकेशंस देना, इन्होंने ये सारी चीजें करी। तो इसके लिए बिल्कुल वो लड़का केस कर सकता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि हम उसको कर सके। इनडायरेक्ट ऑप्शन बहुत सारे हैं। लड़का कर सकता है, करेगा भी, डेफिनेटली हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो डेफिनेटली करेगा। और अगर ईश्वर ने चाहा तो वो लड़की डेफिनेटली जेल में होने वाली है बहुत जल्दी। तो राहुल जी, ये सारे जो केसेस है, इनमें लड़कियों का मोटिव क्या होगा? क्या अब सिर्फ पैसा मोटिव होता है, या रिवेंज भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हाउ डेयर यू से नो टू मी फॉर मैरिज, तो अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सो एग्जैक्टली मोटिव क्या होता है इन केसेस में? मैम, कुछ लोगों का मोटिव पैसा होता है, जिनको बहुत सारे मल्टीपल केसेस करने होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी सीरियल रेप केस फाइलर्स को एक्सपोज किया हुआ है। उनका मोटिव सिर्फ पैसा होता है कि इसको फंसाया, उसको फंसाया। अगर सबसे 10-10 लाख ले लिया साल में तो 1 करोड़ उनके रेडी हो गए। कुछ लोगों का मोटिव पैसा होता है, लेकिन हाँ, कुछ जिद्दी लड़कियां होती है जिनका मोटिव रिवेंज होता है कि तुमने मुझे ना कैसे कर दिया। वो एक मूवी आई थी मिस पूजा, जिसमें कहती है कभी खुशी कभी गम में कि हाउ कैन यू से नो फ्रॉम मी। तो नो उनको कह दिया तो उनको दिल पे लग जाएगा, भाई तुमने मुझे ना कैसे कह दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो रिवेंज में सारी की सारी जो ना पॉजिटिविटी को ये लोग नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। भूल जाते हैं कि यही परमानेंट नहीं रहना है, ब्यूटी हमेशा नहीं रहनी है, सबको ऊपर जाना है, ईश्वर के पास जाना है। जिस भी धर्म को वो मानता है, सबको जाना एक ना एक दिन है। इसलिए अपने आसपास नेगेटिविटी फैला के कोई फायदा नहीं होना है। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स हम लोग अपने आसपास भी फैलाएंगे। लेकिन लोग रिवेंज के चक्कर में छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को बड़ा बना देते और चीजें खत्म कर देते। इसलिए मेन रीजन जो है, पहला रीजन है मैम पैसा, दूसरा है रिवेंज, बस और कोई रीजन नहीं रेप केस फाइल करने का। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, आप हमारे साथ ज्वाइन किया और इतनी इसमें डिटेल्स बताई। मैं अपने व्यूअर्स के लिए राहुल जी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, तो इन केस किसी को भी कोई इश्यू है आप इनसे टच में रह सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much once again, Rahul. Thank you so much. Thank you so much. As discussed today, laws are one-sided in most cases. The word of the woman is final. Men today must be very careful before making any kind of commitments, because even if you choose to back out for any reason, the consequences for the same can become your nightmare. Sadly,
Women, on the other hand, never get penalized in such cases, even if they have dated a man, used him, dumped him over a period of time. Our message to all our viewers, including men and their parents, is to learn and understand these laws so that you can be strong enough to overcome any such situation, God forbid, you happen to land in them.